नमस्कार। बिहार में चुनावी बुगल फूंक गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 और 30 मई को 2 दिन की यात्रा करके बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों की अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वैसे बिहार के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को यहां तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का सिक्का अब जम चुका है और पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अलग हो गए थे, इस बार वो भी साथ आ गए हैं। तो जब नीतीश चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिल जाते हैं ना, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। और बिहार में आप सब लोग जानते हैं कि गणित चलता है, जातीय गणित चलता है, और वो जातीय गणित इस बार बीजेपी के लिए बिल्कुल अनुकूल नजर आ रहा है। दूसरे, विपक्ष बेहद कमजोर है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी अपने अंदरूनी झगड़ों से जूझ रही है, परिवार में कई कई गुट बन गए हैं, और साथ ही साथ एक नया धड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है प्रशांत किशोर के नेतृत्व में। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट काटने के लिए लालू प्रसाद यादव के तैयार बैठे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि विपक्ष का स्वरूप कैसा होगा, विपक्ष किस तरीके से चुनाव लड़ेगा, विपक्ष के गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल होंगे और उनमें सीट शेयरिंग कैसे होगी। जबकि कमोबेश बीजेपी पूरी तरीके से सेट कर चुकी है। 100 के करीब सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ेंगी और बाकी पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी। कुछ इस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये चीजें बाद में फाइनल होंगी। अभी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की यात्रा का। 29 और 30 मई को, इसमें उन्होंने 29 मई को पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल जो 1200 करोड़ की लागत से बना है उसका उद्घाटन किया। बिहटा हवाई अड्डे पर एक नए नागरिक एनक्लेव जो 1410 करोड़ की लागत से बना है उसका शिलान्यास किया। और इसके बाद उन्होंने पटना में हवाई अड्डे से लेकर जो बीजेपी का दफ्तर है वहां तक लगभग 4-5 किलोमीटर का जो एरिया है उस पर उन्होंने विशाल रोड शो किया। कल शाम के समय यह हुआ और इस रोड शो में जो कुछ देखने को मिला वो अद्भुत था। ऑपरेशन सिंदूर की छाया पूरी तरीके से नजर आई। महिलाओं ने भगवा कलर पहनकर, सिंदूर लगाकर, शंखनाद से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। यहां थोड़ा सा एक चीज अजीब रही कि अक्सर प्रधानमंत्री रोड शो में गाड़ी से या बाहर निकल आते हैं या ओपन गाड़ी में चलते हैं, लेकिन यहां पर वो गाड़ी से बाहर नहीं निकले और गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, अंदर से ही लोगों को इस तरीके से वेव करते रहे। कुछ अखबारों ने इसको इस तरीके से जोड़ करके देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है और इसी की वजह से ऐसे किया जा रहा है। दूसरे, एक और खास बात, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 50वीं बिहार यात्रा है। और एक खबर में पढ़ रहा था डेक्कन हेराल्ड में, जो उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि यह भी दर्शाता है कि प्रधानमंत्री केवल चुनाव के समय ही बिहार में नहीं आते रहे हैं, वो साधारण रूप से भी बिहार में आते रहे हैं और बिहार से लगाव उनका लगातार बनता रहा है। जैसे कि जो डिप्टी सीएम है वहां के सम्राट चौधरी, बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं पहले, उन्होंने भी अपनी संबोधन में यह बात कही कि ये एक बड़ा उपलब्धि मानना चाहिए बिहार के लोगों को कि प्रधानमंत्री इतना ज्यादा लगाव बिहार के लोगों से करते हैं और लगातार यहां सामान्य रूप से भी आते रहते हैं, भले ही चुनाव हो या ना हो। यह एक महत्वपूर्ण बात है और विपक्ष के लिए भी यह चुनौती है कि एक प्रधानमंत्री लगातार किसी राज्य में इतने दौरे कर सकता है। ये आज से पहले, मोदी जी से पहले किसी की कल्पना से बाहर था। मनमोहन सिंह कहीं जाते थे क्या, बताइए? तो लोगों को मनमोहन सिंह को देखने की 10 साल जो आदत हो गई थी वो नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से ब्रेक कर दी है कि साहब एक नॉन एक्टिव प्राइम मिनिस्टर की जगह एक प्रोएक्टिव प्राइम मिनिस्टर आपको मिला है और आने वाले समय में मोदी जी के बाद जो भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा ये उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि नरेंद्र मोदी जितनी मेहनत वो कर सके। दूसरे, आज यानी कि 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने काराकाट जो रोहतास जिला है वहां पर एक जनसभा को संबोधित भी किया और उन्होंने 48,520 करोड़ से अधिक की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया, और जिसमें एक प्रमुख ताप विद्युत परियोजना और विभिन्न सड़क तथा रेल स्ट्रक्चर वाली योजनाएं भी शामिल थी। तो दूसरे,
मैं जो बात खासतौर से कहना चाह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यहां पर बहुत कुछ हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक दलों ने एक नया नारा शुरू किया है। कल वो बंगाल में भी गए थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद बिहार आए थे, तो वहां पर उन्होंने ये कहा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि सिंदूर खेला की जमीन है, जहां पर दुर्गा पूजा के समय सिंदूर खेला महिलाएं आयोजित करती हैं बंगाल में, और यहां पर ऑपरेशन सिंदूर की बात करना ममता बनर्जी को ऐसा लगा कि वो ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन बंगाल से जोड़ना चाहते हैं। ममता बनर्जी बड़ी परेशान हो गई थी और ममता बनर्जी को कायदे से उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए था जिसमें प्रधानमंत्री गए थे। जो अखबारों में विज्ञापन छपे थे उसमें ममता बनर्जी का नाम था, लेकिन ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करने से डर लगता है। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री के साथ एक सरकारी कार्यक्रम में थी ममता बनर्जी, और वहां पर कुछ भाजपा नेताओं ने जय श्री राम के नारे लगा दिए थे। ममता बनर्जी कार्यक्रम में बीच में से उठकर चली गई थी। तो ये मिजाज तो ममता बनर्जी का है। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सब कुछ पार्टी के, बीजेपी के अनुरूप होता हुआ नजर आया। देखिए, जब रोड शो किया प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को यहां पर शाम को, तो उसके बाद वो 1-1.5 घंटे के करीब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बीजेपी के दफ्तर पर मिले। वहां पर उन्होंने जो वहां के उनके पार्टियों के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, बाकी अध्यक्ष वगैरह हैं, उन सब से बताया जाता है कि 1-to-1 बातचीत की। दैनिक भास्कर ने इस पर एक अच्छी रिपोर्ट छापी है और उसमें यह बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं से यह कहा कि साहब 5-5 लोगों की टोली हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर बूथ पर आप बना लें, जो अपने क्षेत्र में होने वाली सुख दुख की जितनी भी गतिविधियां हैं, किसी के घर में मरना, जीना, ब्याह, शादी है, उस सब के मौके पर वहां जरूर जाएं, उनके दुख में हिस्सेदार बने, उनके सुख में साझीदार बने और जाएं अवश्य वहां पर। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह भी देख लें कि पिछले लोकसभा चुनाव में जहां पर हमें कम वोट मिले हैं वहां पर हमें ज्यादा फोकस करना है, और विधानसभा चुनाव में जहां पर कम मतदान रहा था पिछली बार, वहां पर मतदान कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा होनी है। ऑपरेशन सिंदूर को भी जनता के बीच पहुंचाएं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को पीटा है, ठोका है, उसको जनता को बताएं, क्योंकि विपक्ष के लोग जो है इसको लेकर गलत माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजना जो भाजपा ने लागू की है उसको जनता तक पहुंच रही है या नहीं, उसका फीडबैक लें और यह भी देखने की कोशिश करें कि जनता के बीच में उसे लेकर क्या रिएक्शंस हैं, जनता उसे किस तरीके से ले रही है, और इसमें अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो गड़बड़ होगा। साथ ही साथ जमींदारी प्रथा जो है उसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि टिकट परिवार के सदस्यों को केवल इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि एक वर्तमान नेता चुनाव लड़ रहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। आप नहीं तो आपके बेटे को टिकट, ये राजनीति में नहीं चलना चाहिए। उन्होंने टिकट वितरण में मेहनती पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देने पर जोर दिया, और यह भी सवाल हुए कि एक कार्यकर्ता इतनी मेहनत क्यों करता है, उसे उसकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि धैर्य और अनुशासन यह सबसे ज्यादा आवश्यक है, और पार्टी के नेताओं को ऐसी अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे पार्टी की स्थिति कमजोर हो और उसे असहज स्थिति का सामना करना पड़े। अपने बूथ को मजबूत कीजिए, अगर बूथ मजबूत होगा तभी आप चुनाव जीत सकेंगे। बूथ जीतो, बिहार जीतो, यह मंत्र उन्होंने दिया। और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मन की बात रेडियो कार्यक्रम को हर बूथ पर चलाने का भी सुझाव दिया कि जब भी आप बूथ पर कोई कार्यक्रम आयोजित हो तो मन की बात में जो वो बातें कहते हैं उन्हें लोगों को निश्चित रूप से करना चाहिए कि वो आगे आए। यहां पर सोशल मीडिया के बारे में एक बड़ी खबर चल रही है कि नरेंद्र मोदी ने इसमें युवाओं से यह भी कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कनेक्ट करें, और उन्होंने कहा कि यदि नेताओं को सलाह दी अगर वो टिकट चाहते हैं तो उनकी सोशल मीडिया पर कम से कम 50,000 से अधिक फॉलोअर्स होने चाहिए। हालांकि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी अक्सर इस तरह की बात कहते हैं, और इस बात को उन्होंने इस बार बिहार में भी इंप्लीमेंट कर दिया है। साथ ही साथ बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों के अलावा सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास, यह सब तड़का भी बीजेपी लगा रही है।
मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अगर बिहार में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कितनी सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी और भी कर रही है। केवल यह नहीं है कि वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए गए हैं या रोहतास में किसी बड़ी परियोजना का उद्घाटन करने के लिए गए हैं, उसके साथ साथ पैरेलल जो पार्टी काम कर रही है ग्राउंड लेवल पर, वो भी निश्चित रूप से साफ साफ परिलक्षित आना चाहिए, नजर आना चाहिए। तो फिलहाल नरेंद्र मोदी ने बिहार में बिगुल फूंक दिया है। उनके इस कार्यक्रम के बाद अब तय मान लीजिए कि बिहार के विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब केवल देखना यह है कि जिस तरह की बातें कही गई हैं कि पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट देने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्या उस तरह से होगा? क्या प्रशांत किशोर की चुनौती भाजपा भी फेस करेगी या फिर आरजेडी ही इसका निशाना बनेगी? यह एक बहुत बड़ी गुत्थी है बिहार की राजनीति में कि प्रशांत किशोर और उनकी जो पार्टी है, नई पार्टी जन स्वराज पार्टी, वो किसको कितना डैमेज कर सकती है। दूसरी ओर मुझे इस बार एक बुरी चीज नजर आ रही है, आगे आने वाले समय में इस पर विस्तार से विश्लेषण करूंगा। मुझे लग रहा है कि पिछली बार जो 79 सीटें आ गई थी इनकी, तेजस्वी यादव की, और कुछ भारी बहुमत, थोड़े से मत से ही आरजेडी सरकार बनाने से रह गई थी पिछली बार, ऐसी परिस्थिति बन गई थी। इस बार उल्टा होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस बार आरजेडी वैसा परफॉर्म कर पाएगी जैसा उसने पिछली बार किया था। संभव है, जो मेरे अपना आकलन है उसके हिसाब से आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन इस बार अपना सबसे खराब प्रदर्शन करने जा रहा है। और मुझे तो जो इंट्यूशन आ रही है, जो मुझे लग रहा है कि वहां के समीकरण, वहां के नतीजे कुछ महाराष्ट्र जैसे आने वाले हैं, एक तरफा होने वाला है। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। बिहार पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और इस चैनल पर आप जानते ही हैं कि सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों को हम विस्तार से कवर करते हैं। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हर राज्य पर अलग अलग तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें। बिहार पर भी वीडियो आने वाले हैं, इसलिए बिहार के जो दर्शक देख रहे हैं वो सुनिश्चित कर लें कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम लाइव आते हैं अक्सर और आप हमसे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे। नमस्कार।